हेलो डियर बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मेरा नाम है कुंदन कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारी टारगेट 50 सीरीज के अंदर। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और इसके अंदर हम अकाउंट्स ऑफ एचयूएफ कंपनी और ट्रस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो हमारी टारगेट 50 सीरीज है इसके अंदर हम पीपीपी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो ये जो सीरीज है ना ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। इस सीरीज की हेल्प से आप पीपीपी के पेपर के अंदर मिनिमम 50 नंबर जो है वो लेकर आ पाओगे और पीपीपी के पेपर को क्लियर कर पाओगे। तो इस सीरीज को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर फॉलो करना है। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी 3 ई बुक्स जो है वो मिल जाएंगी। पहली ई बुक के अंदर आपको 135 से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे जिसकी हेल्प से आप आसानी से जीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। दूसरी ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे सोल्यूशन के साथ, जिससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि जीआईबी एग्जाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीसरी ई बुक के अंदर आपको 1200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ये जो ई बुक्स हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए और आपको ये जो ई बुक्स है वो मिल जाएंगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज हम 3 अकाउंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एचयूएफ का अकाउंट, कंपनी का अकाउंट और ट्रस्ट का अकाउंट। शुरुआत हम करेंगे एचयूएफ के साथ। एचयूएफ की फुल फॉर्म है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एचयूएफ बेसिकली एक तरह का फैमिली बिजनेस होता है जिसको एक हिंदू फैमिली जो है वो रन कर रही होती है। ठीक है, जब मैं हिंदू फैमिली की बात कर रहा हूं तो इसके अंदर जैन, सिख, बुद्धिस्ट लोग भी आ जाते हैं। एचयूएफ का जो मोस्ट सीनियर मेंबर होता है ना वो एचयूएफ का कर्ता होता है, यानी कि एक तरीके से वो एचयूएफ का मैनेजर होता है जो कि यहाँ पर बिजनेस को संभालता है और बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी लेता है। बाकी के जो मेंबर्स हैं उनको हम को पार्टनर्स जो है वो कहते हैं। अब बात करेंगे रूल्स फॉर ओपनिंग एंड ऑपरेशंस ऑफ एचयूएफ अकाउंट। तो एचयूएफ अकाउंट से रिलेटेड रूल्स क्या क्या है? सबसे पहला रूल है कि जो करता है, ठीक है, वो यहाँ पर एचयूएफ के जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ऊपर साइन कर सकता है, उनको एग्जीक्यूट कर सकता है और एचयूएफ के बिहाफ पर लोन भी ले सकता है। ठीक है, पर जब भी एक एचयूएफ लोन लेने जाता है ना तो वहां पर बैंक जो है वो सेफर प्रैक्टिस के लिए कर्ता के साथ साथ जितने भी अडल्ट मेंबर्स हैं उसके भी साइन लेता है लोन डॉक्यूमेंट के ऊपर, ताकि अगर कर्ता लोन की रिपेमेंट ना कर पाए तो बाकी के जो मेंबर्स हैं उनसे लोन को रिकवर किया जा सके। अब कर्ता को डेजिग्नेट करने का कोई भी फॉर्मल प्रोसीजर नहीं होता है, नॉर्मली जो सीनियर मेंबर होता है वो कर्ता होता है। इसीलिए बैंक जो है वो नॉर्मली जितने भी अडल्ट मेंबर्स हैं उनसे ना एक डेक्लेरेशन ले लेता है जिसके अंदर अडल्ट मेंबर्स बताते हैं कि उन्होंने किसको कर्ता बनाया है। ठीक है, कर्ता जो है वो बिजनेस का मैनेजर होता है, तो वो यहाँ पर बिजनेस की जितने भी एसेट्स हैं उनको ट्रांसफर कर सकता है, उसकी सेल कर सकता है। बस कंडीशन क्या है कि वो जो ट्रांसफर ऑफ एसेट हो रहा है वो लीगल नेसेसिटी है या फिर बिजनेस के बेनिफिट के लिए है, यानी कि कर्ता अपने बेनिफिट के लिए एसेट्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। उसके बाद अगर कोई माइनर को पार्टनर है, जैसे इस इमेज के अंदर देखिए ये दोनों माइनर है, ठीक है, ये भी को पार्टनर्स है, ये भी फैमिली बिजनेस का पार्ट है। क्योंकि देखो अगर आप किसी भी हिंदू फैमिली के अंदर पैदा हो जाते हो ना तो आप ऑटोमेटिकली उस बिजनेस के पार्ट बन जाते हो, फैमिली बिजनेस के पार्ट बन जाते हो, कोई भी एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो माइनर को पार्टनर्स की भी डिटेल्स को रिकॉर्ड करता है बैंक, पर साइन जो है वो गार्डियन करते हैं माइनर के। ठीक है, उसके बाद अगर कोई एक को पार्टनर बिजनेस को छोड़कर चला जाता है ना, तो उससे ना एचएफ के एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए एचएफ के अकाउंट को ओपन करने के लिए? सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। नॉर्मली देखो जो एचएफ है वो करंट अकाउंट ओपन जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है, तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के ऊपर सभी अडल्ट एचयूएफ मेंबर्स के साइन होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक सिग्नेचर कार्ड लिया जाता है जिसके ऊपर कर्ता के साइन होते हैं, क्योंकि देखो आगे की जितनी भी ट्रांजेक्शन है ना वो कर्ता ही परफॉर्म करता है, तो उसी के साइन मैच किए जाते हैं। उसके बाद एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली लेटर जिसके ऊपर सारे के सारे अडल्ट एचयूएफ मेंबर्स के साइन होते हैं, ये बैंक को सबमिट करवाया जाता है, जिसके अंदर बिजनेस की नेचर के बारे में बताया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर एचयूएफ के पास माइनर मेंबर है तो नेचुरल गार्डियन जो है माइनर के बिहाफ पर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करते हैं। साथ के साथ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भी लिए जाते हैं एचयूएफ के मेंबर्स के। ठीक है, और अकाउंट को ऑपरेट करता है हमेशा करता, हेड ऑफ फैमिली। अगर एचयूएफ के मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो उस केस में जो अदर मेजर को पार्टनर्स हैं वो भी अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि एक सिंगल करता कितने अकाउंट को ऑपरेट कर पाएगा? एक से ज्यादा अकाउंट है
तो मेजर को पार्टनर्स भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं। फिर बात करेंगे लिमिटेड कंपनीज की। तो लिमिटेड कंपनी क्या है, एक लीगल एंटिटी है जिसको लॉ के द्वारा जो है वो क्रिएट किया जाता है। ये दूसरे इंडिविजुअल्स के जैसे, बिजनेस के जैसे अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। देखो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि अपने शेयर्स को फ्रीली पब्लिक को इशू कर सकती है फंड रेजिंग करने के लिए। साथ ही साथ पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, ठीक है। जो पब्लिक कंपनी है उसके मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए। अपर लिमिट कोई भी फिक्स नहीं की गई है, मैक्सिमम कितने भी मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। अगर कोई पब्लिक कंपनी है, उसकी कोई सब्सिडरी है जिसने खुद को एज अ प्राइवेट कंपनी रजिस्टर करवाया है, तो वो जो सब्सिडरी है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है, पर क्योंकि वो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो वो भी पब्लिक कंपनी की कैटेगरी में आएगी। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब क्लोज 71 से गवर्न होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करें तो देखो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं, ठीक है। जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। हालांकि कोई भी मैंडेटरी मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या होती हैं, तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके शेयर्स को आप फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो अपनी सिक्योरिटीज जो है वो पब्लिक को इशू नहीं कर सकती है सब्सक्रिप्शन के लिए, फंड रेजिंग करने के लिए। ये जो 200 मेंबर का कैप है ना मैक्सिमम, इसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड मेंबर्स होते हैं इनको काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। अगर हम इन जनरल बात करें ना, तो अगर कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो कहलाती है, ठीक है। अब बात करेंगे गवर्नमेंट कंपनी की। देखो, गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसके 51% जो शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट के पास होते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, या फिर दोनों ने साथ में मिलकर 51% शेयर्स को होल्ड करके रखा हुआ है। जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो पब्लिक कंपनीज हैं, उन्हें अपने नाम के अंदर लिमिटेड वर्ड जो है वो यूज करना होता है, पर गवर्नमेंट कंपनी को लिमिटेड वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद है 1% कंपनी। देखो, 1% कंपनी में सिर्फ एक ही पर्सन होता है ना, वही कंपनी का मेंबर होता है, वही कंपनी को रन करता है, ठीक है। सेकंड पर्सन होता है पर वो सिर्फ नॉमिनी होता है कि पहले वाले पर्सन की डेथ हो जाएगी तब बिजनेस का कंट्रोल जो है वो सेकंड वाले पर्सन के पास आएगा। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर काम करती है और ये सेक्शन 2 सब क्लोज 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा जो है वो गवर्न होती है। कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है, ठीक है, तो पहले तो देखो कंपनी को खुद को कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ता है। जब वो रजिस्टर करवाती है तो उसे इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। कंपनी जो है अपने मोमेरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू जो है वो ऑपरेट करती है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी के। मोमेरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो कंपनी का संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। अब बात करेंगे रूल्स की। तो देखो, अगर कोई कंपनी का अकाउंट है उसमें से कोई भी कैश विड्रॉवल किया जा रहा है तो स्पेसिफिक ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर कंपनी यहाँ पर स्पेसिफिक ऑथराइजेशन देगी तभी कैश विड्रॉवल पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। उसके बाद अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए कम से कम 2 या 2 से ज्यादा ऑथराइज सिग्नेटरीज को अपॉइंट करना जरूरी है, यानी कि कम से कम 2 ऑथराइज सिग्नेटरीज होनी चाहिए। वो यहाँ पर किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करेंगे, है ना, तभी यहाँ पर अकाउंट को ऑपरेट किया जाएगा। अगर एक ऑथराइज सिग्नेटरीज की डेथ हो जाती है तो जो चेक पेमेंट्स हैं वो स्टॉप नहीं होती, क्योंकि जो चेक पेमेंट्स हैं वो कंपनी के नाम पर हो रही होती हैं। तो अगर कंपनी का ऑथराइज सिग्नेटरी की डेथ भी हो गई है, चाहे उसने चेक के ऊपर साइन किया हो, तब भी वो चेक वैलिड ही रहता है, क्योंकि चेक अल्टीमेटली तो कंपनी के नाम पर है और कंपनी चलती रहती है, कंपनी के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है ऑथराइज सिग्नेटरीज के मरने पर, ठीक है। उसके बाद जो ट्रेडिंग कंपनी है वो बाय डिफॉल्ट बोरोविंग कर सकती है। जो नॉन ट्रेडिंग कंपनी है उसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखना होगा कि वो बोरोविंग कर सकती है, तभी वो बोरोविंग कर सकती है, ठीक है। उसके बाद कंपनी के जो चेक्स हैं वो कभी भी कंपनी के डायरेक्टर्स या फिर एम्प्लॉयज के पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट नहीं होते हैं, डिपॉजिट नहीं होते हैं। कंपनी के चेक हमेशा कंपनी के अकाउंट में ही क्रेडिट होते हैं। उसके बाद अगर कोई कंपनी जो है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है, तो ये जो बिजनेस है ना, ये अपना काम तभी स्टार्ट करेगी या अपनी बोरोविंग पावर्स को तभी यूटिलाइज करेगी जब यहाँ पर इनका जो डायरेक्टर है वो इनकॉर्पोरेशन के बाद 180 डेज के अंदर अंदर में एक डिक्लेरेशन सबमिट करवाएगा, जहां पर डायरेक्टर बताएगा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन्होंने शेयर्स की फुल वैल्यू जो है वो पे कर दी है, ठीक है। जैसे मान लो एबीसी कंपनी है, ये बनी, ठीक है, एबीसी कंपनी बनी, है ना। अभी ये अपने ऑपरेशन को स्टार्ट नहीं कर सकती है, ना ही बोरोविंग कर सकती है, जब तक कि डायरेक्टर डेक्लेरेशन नहीं देता है। डायरेक्टर डेक्लेरेशन में बताएगा कि भाई जितने भी सब्सक्राइबर थे ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, उन्होंने जितने भी शेयर्स खरीदे थे उनकी फुल वैल्यू उन्होंने
पे कर दिया, कोई भी अमाउंट जो है वो पेंडिंग नहीं है। ठीक है, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? सबसे पहले तो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसके बाद सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसके बाद लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एज पर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, उसके बाद लिस्ट ऑफ बेनिफिशियल ऑनर्स, है ना। फिर एक बोर्ड रेजोल्यूशन भी सबमिट करवाना जरूरी है। बोर्ड रेजोल्यूशन जो है वो बेसिकली अप्रूव करेगा कि हम बैंक को अपॉइंट कर रहे हैं, और बोर्ड रेजोल्यूशन ही बताएगा कि ऑथराइज सिग्नेटरीज कौन है, और मोड ऑफ ऑपरेशन को भी बोर्ड रेजोल्यूशन ही डिफाइन करेगा, है ना। उसके बाद स्पेसिमेन सिग्नेचर्स लिए जाएंगे सभी ऑथराइज सिग्नेटरीज के, पैन कार्ड लिया जाएगा, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भी लिए जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे ट्रस्ट अकाउंट की। ठीक है, देखो जब भी एक ट्रस्ट का अकाउंट ओपन किया जाता है, सबसे पहले तो बैंक ट्रस्ट का जो डीड है, एग्रीमेंट है, उसको अच्छे तरीके से एग्जामिन करता है। इससे बैंक को पता चलता है कि जो ट्रस्टी है उसके पास क्या पावर्स हैं और वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। साथ के साथ अगर यहाँ पर कोई अकाउंट ऑपरेशन के ऊपर, विड्रॉवल के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन है ना, तो उसके बारे में भी बैंक को पहले ही पता चल जाता है। अगर यहाँ पर दो या दो से ज्यादा ट्रस्टी हैं, तो उन ट्रस्टीज को एक साथ अकाउंट को ऑपरेट करना होगा ज्वाइंटली। ठीक है, पर अगर ट्रस्ट डीड के अंदर लिखा हुआ है कि भाई रमन नाम का पर्सन जो है वो ट्रस्टी है और वही यहाँ पर अकाउंट को ऑपरेट करेगा अकेला, तो रमन अकेला अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। पर अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो जितने भी ट्रस्टीज हैं वो एक साथ ही अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर ट्रस्टी की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो जो अथॉरिटी है वो रिमेनिंग ट्रस्टीज के पास चली जाती है। अगर सारे के सारे जो ट्रस्टीज है वो डिसीज हो जाते हैं, मर जाते हैं या रिटायर हो जाते हैं, तो कोर्ट एक नया ट्रस्टी अपॉइंट कर देता है। अगर ट्रस्टी इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो इसकी वजह से जो ट्रस्ट है वो इंसॉल्वेंट नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए रमन है ना, वो यहाँ पर ट्रस्टी है, ठीक है, और वो ट्रस्ट का अकाउंट जो है वो ऑपरेट कर रहा है। रमन जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो इसका ट्रस्ट के अकाउंट और ट्रस्ट के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये रमन इंसॉल्वेंट हुआ है, ट्रस्टी इंसॉल्वेंट हुआ है, ट्रस्ट के ऊपर कोई भी इंपैक्ट जो है वो नहीं पड़ेगा, ट्रस्ट वैसे ही काम करती रहेगी। ठीक है, जो ट्रस्टी है वो कभी भी अपने पावर्स किसी और पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। पर अगर ट्रस्ट डीड के अंदर लिखा हुआ है कि जो ट्रस्टी है वो अपनी पावर्स किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है, डेलीगेट कर सकता है, तो वहां पर ट्रस्टी कर सकता है। ठीक है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। चैरिटेबल ट्रस्ट को ना अपने आप को चैरिटी कमिश्नर के अंडर रजिस्टर करवाना जरूरी है सेवरल स्टेट्स के अंदर। ठीक है, जितने भी यहाँ पर पेमेंट्स की जाती है ट्रस्ट अकाउंट से, वो ट्रस्ट डीड की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो है वो की जाती है। और ट्रस्ट के जितने भी चेक्स हैं वो ट्रस्टी के पर्सनल अकाउंट में कलेक्ट नहीं किए जाते हैं, क्रेडिट नहीं किए जाते हैं, वो ट्रस्ट के अकाउंट में ही क्रेडिट किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मान के चलिए जो ट्रस्टी है उसने बैंक से लोन लिया हुआ है, ठीक है, और जो ट्रस्टी है वो ट्रस्ट का अकाउंट जो है वो ऑपरेट कर रहा है, ट्रस्ट के अकाउंट में 5 लाख रुपए है और जो लोन था वो 4 लाख रुपए तक, 4 लाख रुपए तक का था, तो बैंक चाह रहा है कि वो ट्रस्ट ट्रस्ट के अकाउंट से 4 लाख रुपए डिडक्ट कर ले ताकि बैंक की लोन की रिपेमेंट हो पाए। तो बैंक ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि ट्रस्टी ने लोन लिया है पर्सनल कैपेसिटी के अंदर, और ये जो अकाउंट है ये ट्रस्टी का नहीं है बल्कि ट्रस्ट का अकाउंट है। ट्रस्टी सिर्फ उसको यहाँ पर मैनेज कर रहा है, तो यहाँ पर जो सेट ऑफ डेट का जो राइट है उसका यूज नहीं किया जा सकता है। अब बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले तो करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म चाहिए जिसके ऊपर सभी ट्रस्टीज के साइन होने चाहिए। उसके बाद स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड, है ना, जिसके ऊपर ऑथराइज सिग्नेटरीज के साइन होने चाहिए। ट्रस्ट डीड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रस्ट लेटर और रेजोल्यूशन जिसके ऊपर सभी ट्रस्टीज के साइन होंगे, और यही रेजोल्यूशन और लेटर ऑथराइज करेगा अकाउंट के ऑपरेशंस को। ठीक है, अगर कोई ट्रस्ट डीड नहीं है, अगर कोई ट्रस्ट डीड नहीं है तो एक वैलिड डॉक्यूमेंट लिया जाएगा जो कि ट्रस्ट की एग्जिस्टेंस को प्रूव करेगा। ठीक है, उसके बाद ट्रस्ट का जो पैन कार्ड है वो लिया जाएगा, फॉर्म 60 लिया जाएगा, और जितने भी एप्लीकेबल केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी यहाँ पर लिए जाएंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एचएफ के अकाउंट के बारे में पढ़ लिया, कंपनी के अकाउंट के बारे में पढ़ लिया, ट्रस्ट के अकाउंट के बारे में पढ़ लिया। अब एक समरी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, एचएफ एक फैमिली बिजनेस है, ठीक है, जिसको एक हिंदू फैमिली रन कर रही होती है, और हिंदू फैमिली के अंदर जैन सिख बुद्धिस्ट लोग भी आ जाते हैं। एचयूएफ का कर्ता कौन होता है? मोस्ट सीनियर मेंबर, नॉर्मली मेल जो है वो कर्ता होता है। ठीक है, बाकी को पर्सनल्स होते हैं और केवाईसी की जाती है इनकी प्रॉपर तरीके से। कंपनी के अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। बोर्ड रेजोल्यूशन जरूरी होता है अकाउंट को ओपन करवाने के लिए, और कम से कम अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए दो सिग्नेटरीज को अपॉइंट करना जरूरी होता है। उसके बाद ट्रस्ट की बात करें तो ट्रस्ट के अंदर ट्रस्ट डीड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो कई सारी टर्म एंड कंडीशन के बारे में हमें बताता है। ठीक है, और अगर ट्रस्ट डीड साइलेंट है तो जितने भी ट्रस्टीज है वो एक साथ ही ट्रस्ट के अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं, और जो ट्रस्टी है उसके लोन को ट्रस्ट के सेविंग अकाउंट या ट्रस्ट के फंड्स के साथ सेटअप नहीं किया जा सकता है। अब इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उसको हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, पहला एमसीक्यू, मिस्टर राजेश झा, senior most male member and designated as a karta of a Hindu undivided family, approaches a bank
branch to secure a commercial term loan against the family ancestral property to establish a new textile factory for the benefit of the family estate। तो क्या हो रहा है, राजेश झा है ना, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के करता है क्योंकि वो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर है, ठीक है। तो वो एक लोन लेने पहुंचे बैंक के पास ताकि वो एक टेक्सटाइल फैक्ट्री जो है बना सके, और ये टेक्सटाइल फैक्ट्री इसीलिए बनाई जा रही है ताकि फैमिली स्टेट को बेनिफिट हो, ठीक है। एचएफ की बात करें तो एचएफ के अंदर कर्ता के अलावा 3 और अडल्ट को पार्टनर्स हैं और 2 माइनर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लीगल सेफ्टी के लिए, कंप्लायंस के लिए जो ब्रांच मैनेजर है वो यहाँ पर लोन डॉक्यूमेंट्स को कैसे एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, और अकाउंट की रिकॉर्डिंग कैसे करेगा। ओके, ऑप्शन ये कह रहा है कि जो ब्रांच मैनेजर है वो कर्ता को अलाउ करेगा कि वो डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीटली अकेले जो है वो एग्जीक्यूट करे, ठीक है, क्योंकि कर्ता के पास एब्सोल्यूट पावर होती है एसेट ट्रांसफर की फॉर लीगल नेसेसिटीज, ठीक है, और बाकियों की कोई डिटेल्स की जरूरत नहीं है। या फिर जो ब्रांच मैनेजर है वो इंसिस्ट करेगा कि जितने भी अडल्ट को पार्टनर्स है वो लोन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करे सेफर प्रैक्टिस के लिए, और जो माइनर को पार्टनर्स है उसकी भी डिटेल्स को रिकॉर्ड किया जाएगा और माइनर के बिहाफ पर उसके जो गार्डियन है वो साइन करेंगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो, जो करेक्ट प्रैक्टिस है, सेफर प्रैक्टिस है, वो यही है कि भाई कर्ता के साथ साथ जो अडल्ट मेंबर को पार्टनर्स हैं उनके भी साइन लिए जाए, माइनर की भी डिटेल्स रिकॉर्ड की जाए, हालांकि साइन जो है माइनर के बिहाफ पर उसके गार्डियन कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। बाकी ऑप्शन भी देख लो, ब्रांच मैनेजर एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे क्योंकि कर्ता के पास कोई पावर नहीं है एसेट्स को लिएट करने की, है ना, फैमिली प्रॉपर्टी को चार्ज करने की, तो ये गलत है क्योंकि कर्ता के पास पूरी पावर है कि वो एसेट को फैमिली बिजनेस के बेनिफिट के लिए, लीगल नेसेसिटी के लिए ट्रांसफर कर सकता है, एलिनेट कर सकता है, उसके ऊपर चार्ज भी क्रिएट कर सकता है। उसके बाद ब्रांच मैनेजर शुड रिक्वायर ओनली द माइनर को पार्टनर सिग्नेचर वेयर देयर गार्डियंस while exempting adult co-partner from the signing। तो ये गलत है, अडल्ट को पार्टनर्स के तो साइन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द लिमिटेड कंपनीज। लिमिटेड कंपनीज की रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला देखो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी रिक्वायर्स अ मिनिमम 7 मेंबर्स एंड देयर इज नो अपर लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इट कैन हैव। बिल्कुल करेक्ट है कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसके मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए, मैक्सिमम के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं, हालांकि जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको 200 मेंबर कैप के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जहां पर एटलीस्ट 51% पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है या फिर दोनों के पास होती है, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज मैंडेटली रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम पेड अप कैपिटल बिफोर इट कैन रिसीव अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम अ बैंक। गलत है। देखो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी भी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक न्यूली अपॉइंटेड मैनेजिंग ट्रस्टी है इथरनल केयर फाउंडेशन का, मिस्टर आलोक शर्मा। वो बैंक ब्रांच में जाता है और न्यू ऑपरेशनल करंट अकाउंट ओपन करता है ट्रस्ट के लिए। ट्रस्ट डीड एक्सप्लिसिटली बता रही है कि 3 इंडिविजुअल ट्रस्टीज हैं, मिस्टर आलोक शर्मा, मिस्टर बीना दास और मिस्टर चेतना हेगड़े, ठीक है। तो हुआ क्या, देखो, एक नया नया ट्रस्टी बना है आलोक शर्मा, है ना। ट्रस्ट का क्या नाम है, इथरनल इथरनल केयर फाउंडेशन, ठीक है। वो बैंक ब्रांच में गया, न्यू ऑपरेशनल करंट अकाउंट ओपन कर दिया ट्रस्ट के लिए। ट्रस्ट डीड कह रही है कि 3 ट्रस्टीज हैं, मिस्टर आलोक शर्मा, बीना दास, डॉक्टर चेतना हेगड़े, ठीक है। हालांकि जो ट्रस्ट डीड है उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि अकाउंट को कैसे ऑपरेट किया जाएगा, कोई भी इंस्ट्रक्शन या फिर क्लॉज नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने बताना है कि हाँ, उसके बाद जो मिस्टर शर्मा है ना, वो इंसिस्ट कर रहा है कि वो मैनेजिंग ट्रस्टी है, तो वो अकेले अकाउंट को ऑपरेट करेगा सिंगल हैंडेडली। तो आपको बताना है कि बैंक कैसे प्रोसीड करे। तो एक चीज तो मैं आपको पहले ही क्लियर करवा दूं कि अगर ट्रस्ट डीड कुछ नहीं कह रहा है तो जितने भी यहाँ पर ट्रस्टी हैं, जैसे यहाँ पर 3 ट्रस्टी हैं, वो ज्वाइंटली ही अकाउंट को जो है वो ऑपरेट करेंगे, चाहे कोई मैनेजिंग ट्रस्टी क्यों ना हो, वो अकेले अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन कह रहा है कि बैंक यहाँ पर मिस्टर शर्मा की जो सिंगल सिग्नेचर वाली रिक्वेस्ट है ना उसको एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कि मिस्टर शर्मा को वो अकाउंट ऑपरेट करने के लिए दे देगा, है ना। या फिर जो बैंक है वो इंसिस्ट करेगा कि जो करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है और जितने भी सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस है उसको ज्वाइंटली सभी 3 ट्रस्टीज के द्वारा जो है वो एग्जीक्यूट किया जाए, और क्योंकि ट्रस्ट डीड यहाँ पर साइलेंट है इस मैटर के ऊपर, तो ऑप्शन बी आपका करेंट आंसर रहेगा, यानी कि बैंक यहाँ पर इंसिस्ट करेगा कि करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और जितने भी सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस है उनको एग्जीक्यूट करेंगे तीनों ट्रस्टीज साथ में मिलकर। अगर लिखा होता कि भाई मिस्टर आलोक शर्मा मैनेजिंग ट्रस्टी है तो वो अकेले अकाउंट को ऑपरेट करेंगे, तो वहां पर
आलोक शर्मा अकेले अकाउंट को ऑपरेट कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद बैंक यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग एप्लीकेशन को एंटायरली रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट कैन नॉट लीगली एस्टैब्लिश अ बैंक अकाउंट, है ना, क्योंकि ट्रस्ट जो है वो बैंक अकाउंट ओपन नहीं करवा सकता है, तो ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, बैंक कैन अलाउ मिस्टर शर्मा टू ऑपरेट द अकाउंट अलोन प्रोवाइडेड ही सबमिट हिज पर्सनल सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट टू सर्व एज अ फाइनेंशियल गारंटी, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है आपको यहाँ तक? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। जल्दी से बताइए कि यहाँ तक आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए या फिर नहीं, जल्दी से बता दीजिए। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर जो है वो हो गया हो। ठीक है, अब अगर आप जीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। हमारे कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर जाना है edutap.in। वहाँ पर कोर्सेज वाले सेक्शन के अंदर जीआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप जीआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको हमारे सारे के सारे जीआईबी कोर्सेज जो है वो दिखने लग जाएंगे। जैसे कि अगर आप लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हो, ठीक है, तो आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स बैच 1 में एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर ना आपको 60 क्लासेस के थ्रू चारों पेपर्स की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करवाई जाती है लाइव क्लासेस के थ्रू। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। अगर आप पूरे डिटेल में प्रिपरेशन करना चाहते हो बिल्कुल बेसिक से, है ना, तो आप हमारे कंप्लीट मास्टर कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जहाँ पर आपको चारों पेपर्स की कॉन्सेप्ट क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलते हैं, लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स मिल जाते हैं, सोल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाता है, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाता है। अगर आप किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो जैसे कि आईएफएस, पीपीवी, एएफएम, आरबीडीएम, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए भी हमारे पास मास्टर कोर्स जो है वो अवेलेबल है ना। जैसे आईएफएस के अंदर आपको आईएफएस की कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाता है। ठीक है, अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो, जहाँ पर आपको सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाता है। तो हमारे कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स जो है वो रहेंगे। तो जल्दी से हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। अभी हमारे कोर्सेज पे काफी ज्यादा ऑफर्स भी चल रहे हैं। ठीक है, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, और ये हमारी ईमेल आईडी है, इसके ऊपर आप हमें ईमेल भेज सकते हो। ठीक है, और अगर आपको कोई फीडबैक प्रोवाइड करना हो कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैसेज जो है वो कर सकते हो, या फिर आप हमारी जो ईमेल आईडी है feedback@edutap.co.in के ऊपर भी आप हमें मैसेज जो है वो कर सकते हो। ठीक है, मेल जो है वो कर सकते हो। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे ओवर करते हैं। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो। टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।